तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ऐसे में आप लोग नहीं पढ़ पा रहे होंगे, है ना। काफ़ी जोर आ रहा होगा पढ़ने में, या बहुत ठंड है, कैसे निकलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो ठंड में जो है अभी अभी आपको हम गर्मी का एहसास करवाते हैं। ठीक, पढ़ना कैसे है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी और आपका क्या माइंड सेट होगा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स से, उन टीचर्स से, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप किसी से ये मत कहिए कि कोई भी, जैसे आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होता है, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है या कठिन है, ऐसा आप बच्चों से बिल्कुल मत कहिए। बच्चों से नहीं, किसी और से भी आप मत कहिए, क्योंकि आप किसी से कहते हैं कोई चीज़ काफ़ी टफ है, ठीक है, टफ है या डिफिकल्ट है, ये सब चीज़ें आपके माइंड सेट को दिखाती हैं। आपका माइंडसेट क्या है, काफी निगेटिव है, आप थके हुए हो, हारे हुए इंसान हो, या आपको कुछ पता नहीं है ना। जब आपको पता ही नहीं है, आपने वो उस पर एक्शन किया ही नहीं, आपने कोई ट्रायल्स किए ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते कुछ टफ है, ठीक है। तो इसके दो मायने होते हैं। जो टफ कहने वाला जो माइंडसेट होता है, निगेटिव माइंडसेट होता है उसका, निगेटिव उसका माइंडसेट होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी आपसे ये कहे कि चीज बहुत कठिन है, कोई भी सब्जेक्ट, जिसमें साइंस की बात करता हूँ, साइंस की, या मैं बात करता हूँ मैथ्स की या इंग्लिश की, ठीक है। अमूमन ये थ्री सब्जेक्ट्स आर देयर अबाउट विच यू गेट रिपोर्टिंग फ्रॉम एनीवन दैट्स सो डिफिकल्ट, दीज आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। नो, ऐसा नहीं है। देखो, डिफिकल्ट क्या होता है, डिफिकल्ट क्या होता है, आपने कोई सिर्फ सुना, हियर और से, हियर से आपने सुना और कह दिया, किसी ने सुना कह दिया कि कठिन है। यहां पे आपने कोई मेहनत नहीं की, नो ट्रायल्स आते हैं, ओके। आपने कोई काम शुरू किया, स्टार्ट किया, लेकिन एंड तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो भी आप कहते हो वो कठिन है, क्योंकि आपने पूरा ट्रायल किया ही नहीं उसको। यदि आप उसको पूरा ट्राई करते तो हो सकता था कि आपको चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती, जो आप जिसको आप डिफिकल्ट कह रहे हैं बच्चों से, है ना। तो फिर सपोज कीजिए आपने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा आपने ट्राई किया उसको, लेकिन फिर भी आपकी वो चीज जो है समझ में नहीं आ रही। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब यह है कि आपकी जो अप्रोच है, अप्रोच टू सब्जेक्ट, जो आपकी अप्रोच है वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है, आपके पास विजन नहीं है, ठीक है। यू लेक विजन टू अप्रोच द चैप्टर, द सब्जेक्ट, यू लेक योर परसेप्शन टू हाउ टू डील विद द चैप्टर। सो इसमें काफी चीजें, बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट बहुत ही आसान होते हैं, बस सब्जेक्ट टू आवर थॉट प्रोसेस और माइंडसेट, ओके। पॉजिटिव आप उस चीज को ले रहे हो, या फिर आपको वो चीज काफी मतलब चैलेंजिंग लग रही है, तो आप और अलर्ट हो जाते हो उस चीज को अच्छी तरह से एक्सेस करने के लिए, कि आपकी अप्रोचेज क्या क्या है उसको अप्रोच करने के लिए, उस चैप्टर को या उस सब्जेक्ट को, है ना। तो ये काफी मैटर करती है। तो मैं अब आपको बताता हूँ, कोई सा सब्जेक्ट हो, आपको देखो, हमें हर चीज जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखनी है। There in the CBSE board exam, you have to write down the answers. You have to attempt the questions. Okay? There आपको ये नहीं कहना कि हाँ मुझे ये आता, कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन आप उसको लिख नहीं पाते। You fail to reduce that answer in writing. That is your inability. तो वो एबिलिटी को आप डेवलप कैसे करना है? It means what should be our approach? हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए to treat any chapter? That is any subject, any chapter of any subject, okay, any passage of any subject, that matters. So how to approach, how to access the understanding, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए आप साइंस में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस में एक आ जाता आपका रिफ्रैक्शन आ जाता, सपोज कीजिए रिफ्रैक्शन आ गया, इसमें क्वेश्चन आया, राइट ए नोट ऑन रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, ओके। सो आपके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए।
टूल्स देखिए, आप ये जो मैं वर्ड जो लिखा हूं पहली बार उसके सुनोगे आप। टूल्स, टूल्स, टूल्स देखो आपके पास इसके लिए वोकेबलरी होनी चाहिए। वोकेबलरी आपके पास, उसकी भाषा आपके पास होनी चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके पास वो सेट ऑफ वर्ड, सेट ऑफ फ्रेजेस होनी चाहिए, ठीक है, जो आप यहां लिख के इसको आप जो है इसके आंसर राइटिंग करता है। टूल्स में वोकेबलरी में क्या क्या है, इसमें दो तरह की चीज पे आप फोकस किया करो। जब भी आप रीडिंग करें या आंसर्स को आप याद करें समझकर, तो आप जो पर्टिकुलर जो उसमें वर्ड्स होती है ना, वर्ड्स होती है, उसको आप जो है पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो या हाईलाइटर से अंडरलाइन कर सकते हो, पेन से आप ऐसे कर सकते हो, भाई इसमें ये वर्ड आ रही है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। दूसरे में नाउन्स होती है, नाउन वगैरह, ठीक है, तो नाउन कई तरह की होती है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे आगे। तो ये दो तरह से होती है ना। तीसरी आप सेट ऑफ फ्रेजेस, तो आप जब भी आंसर याद करते हैं तो आप उन चीजों को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। मैं आप इस तरह से चलेंगे, यदि आप हाईलाइट करते हो कि हाँ इसमें ये वर्ब आ रही है यार, और इसमें ये नाउन्स आ रही है, इसमें सेट ऑफ फ्रेजेस इसमें यही है, ठीक है, उस हिसाब से आप उसको देखना शुरू करोगे, उस हिसाब से आप उसको ट्राई करना शुरू करोगे, तो फिर आपके एकदम सेट लैंग्वेज आपके माइंड में रहेगी। और सेकंड चीज का फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट में आप उसको लिखते हो, फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर राइटिंग आंसर। क्या फॉर्मेट होना चाहिए इसमें, देखिए आप उस आंसर को आप दो तरीके से आप लिख सकते हैं। आप या तो एक्टिव टेंस का यूज कर सकते हैं या पैसिव टेंस का आप उसमें यूज कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। तो आपके पास दोनों, जब भी आप याद करो, जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप दोनों तरीके से सोचा करो उसको, और आंसर राइटिंग करने की राइटिंग प्रैक्टिस किया करो कि भाई मैं इसको एक्टिव टेंस में लिख रहा हूं और पैसिव टेंस में आपको आ रहा नहीं आ रहा, आप अंदर उसको सोच भी सकते हो कि भाई इस तरह से मैं लिखूंगा, कि इसकी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन इसका लिखेंगे, देखो अब मैं बताता हूँ टूल्स, इसकी डेफिनेशन में क्या क्या टूल्स है। तो टूल्स बार जो आपको अपना सेट रखना है, या आप हर चैप्टर के लिए कुछ की टर्म्स होते हैं, तो पूरे चैप्टर में वो की टर्म्स काम में आते हैं, या फिर कोई चैप्टर का कोई टॉपिक है, जैसे ये चैप्टर 10 का है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्लेक्शन एक रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं रिफ्रैक्शन कहां यूज होगा, हर उसमें ये यूज होता है, कहां पर, जहां भी हम लेंसेज की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की और कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन वर्ड बार बार उसमें आता है। और रही बात है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो टर्म है, ये टर्म बार बार कहां आता है, जहां पे हम मिरर्स की बात करते हैं, मिरर्स की बात करते हैं, प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वहां हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। और जब लेंसेज की बात करते हैं रिफ्रैक्शन आता है। तो इस तरह के जो सेट वर्ड्स होते हैं वो अपने माइंड में आप रखेंगे, और हर चैप्टर के साथ में ऐसे जो टूल्स हैं मैं आपको बताता चलूंगा, और उन टूल्स को आप भी अपने माइंड में आपको रखना है। अब जैसे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन क्या है, वैन, जैसे मैं लिखता हूं वैन, ठीक है, वैन रे ऑफ लाइट। अब देखो ये चीज सुनने के बाद में अब आपके माइंड में बिल्कुल चल रहा होगा कि देखो ये नाउन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, वर्ब कहां आएगा, है ना। तो उस चीज को आप माइंड में यहीं से रखना शुरू कर दो, ताकि ये आपको काफी, अब जो आपकी अप्रोच काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आपकी जो लर्निंग जो एबिलिटी वो काफी बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए होगी, आपको हर चीज पे आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट बैंड्स, ये क्या आ गया, वर्ब। मैंने बताया था जैसे आप रीड करो, ये पढ़ो तो वर्ब के ऊपर आप इसे टिक कर दो, ये वर्ब इसमें है, ठीक है। बैंड्स, सॉरी ये अ लाइट यहां था, अ रे ऑफ लाइट बैंड्स, देखो व्हेन यहां आना था, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट बैंड्स व्हेन इट passes
और enters from one medium to another medium। ये है देखो, और यहां पे बैंड्स ये भी वर्ब है, पासेज ये भी वर्ब है, एंटर्स ये भी वर्ब है। तो आपके पास देखो कितने टूल हो गए। ये बैंड्स, तो बैंड यदि सपोज कीजिए बैंड के अलावा और कोई ऐसा वर्ड हो, ऐसा कोई वर्ड हो जो इसको इसके समानार्थक हो, जिसको सिनोनिम बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सिनोनिम हो, जो वर्ड सिनोनिम वर्ड्स है वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे एक आ गया ट्विस्ट, आ गया ट्विस्ट, ठीक है, बैंड ट्विस्ट, बैंड्स, शिफ्ट्स, डेविएट्स, डाइवर्ट्स। देखो कितने सारे हमारे पास वर्ड्स हैं, बैंड्स, ट्विस्ट, शिफ्ट्स, डेविएट्स, डाइवर्ट्स। 1 2 3 4 5 set of words are there, verbs are there to apply to employ while writing down or attempting the definition of refraction। ओके, इस तरह से आप देखिए। आप when it passes, सपोज कीजिए आपके passes आप भूल गए तो आप enters यूज कर सकते हैं। मैंने और वर्ड का इसमें यूज किया, या passes या enters, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये होता है। अब ये तो वर्ब का हो गया। अब वोकैबुलरी क्या है, array of light, ये पूरा फ्रेज हो गया array of light। ये आप माइंड में रखना, array of light पूरे चैप्टर में काम आता है, पूरे चैप्टर में array of light। तो ये तो एक ऐसा एक परमानेंट इसमें नाउन है, एक सेट ऑफ फ्रेज है जो आपके इस पूरे चैप्टर में, जो 10 चैप्टर्स में ये काम में आता है। तो इस तरह से हर चैप्टर के हिसाब से आपको अपनी जो टूल्स हैं किसी भी डेफिनेशन को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, वो आप अपनी वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, ठीक है। तो इस सब के लिए क्या जरूरी है, अभी जो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, ये आपके अनाउंस डेट शीट आ गई है 27 फरवरी से ये आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो जो अभी मैं आपको बताने वाला था तरीका, वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। यदि फिर भी हो सके, कुछ बच्चों ने काफी रिवीजन कर रखा होगा, हार्ड वर्क इसमें कर रखा होगा, तो मैं कहता हूं जो भी आपका चैप्टर होता है ना, कोई भी आपका चैप्टर है, ठीक है, तो उसकी आप थोरो रीडिंग कीजिए, थोरो उसकी रीडिंग कीजिए। अब रीडिंग करने में क्या है, रीडिंग करने में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका आपका प्रोनाउंसिएशन आपका नहीं आता है, आपको प्रोनाउंसिएशन उसका आए नहीं, प्रोनाउंसिएशन, तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, ठीक है। डिक्शनरी देख के आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। कोई भी वर्ड है उसका उच्चारण आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको डिक्शनरी से कंसल्ट करके आप उसको करेक्ट रेक्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा उसका मीनिंग, ठीक है। अब वर्ड्स में किस किस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं इसमें, जैसे आपके वर्ब भी हो सकती है, या नेमिंग वर्ड दैट इज कॉल्ड नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज आप अपने हिसाब से, अपने सहूलियत से आप अलग से कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने बच्चों से अलग से कॉपी बनवाता हूँ जिसमें इस तरह की जो वोकैबुलरी होती है ना, किसी भी सब्जेक्ट की हो, नाउन स्पेशली मैं वर्ब्स में मैं अटैक करता हूँ, वर्ब वगैरह आती है भाई, इन वर्ब को लिख लो, और जो सारी इसकी फॉर्म्स आती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस इन्फिनिट जो आईएनजी लगता है वर्ड के लास्ट में, वो सारी चारों फॉर्म से मैं लिखवा देता हूँ। उससे क्या है, बच्चे की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रहती है। उसका जो टूल किट है, जो बच्चे का जो टूल किट है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, वोकैबुलरी उसकी स्ट्रॉन्ग रहती है बच्चे की। उसके पास शब्दों की कोई कमी नहीं होती, वो कोई सा भी वर्ड उठा के यूज कर सकता है। जैसे ये है बैंड्स, ट्विस्ट, शिफ्ट, डेविएट्स, डाइवर्ट, जो आपके याद आया आप वो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, इसलिए कोई भी चीज टफ नहीं है। आपकी अप्रोच जो है वो सटीक होनी चाहिए। आपका जो माइंड सेट है, माइंड सेट जो आपका है, कहाँ माइंड सेट इसमें, यस ये लिख देते हैं। जो आपका माइंड सेट है
वो फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, डल नहीं, फुल ऑफ एनर्जी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, पैशनेट माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। आप उससे भागो मत। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइकोलॉजिकली क्या करते हैं, मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें एक अजीब सा एक पहले तो कॉन्फिडेंस की उनमें कमी होती है, तो कॉन्फिडेंस वो सोचते हैं यार चैप्टर शायद आए नहीं, तो डरते हैं उस चैप्टर को पढ़ने से, और डर उसको उस डर को निकालते नहीं है। वो सोचते रहते हैं यार मैं करूंगा शायद आएगा नहीं, तो मुझे खुद को ही बुरा लगेगा। तो इंसान खुद से बचने के लिए, भाई खुद को मुझे बुरा ना लगे, मुझे मतलब मुझे लो फील ना हो, तो उसको अवॉइड करता है। जब उस चीज को अवॉइड करता है तो उसका बर्डन जो माइंड में ना, सबकॉन्शियस माइंड में, वो बढ़ता रहता है, वो प्रेशराइज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और अल्टीमेटली बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं एग्जाम्स में कि टाइम उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर वो उसको प्रॉपरली नहीं हैंडल कर पाएंगे और वो फेल हो जाते हैं, या फिर बहुत बड़े मार्क्स वो नहीं ला पाते हैं, ठीक है। तो ये वाला माइंडसेट आपको नहीं रखना, आपको लड़ना है। जब आपका माइंडसेट ये होगा फुल ऑफ एनर्जी, पैशनेट, आपका माइंड यस इसमें क्या है, देखो लोग इसको कठिन बताते हैं, मैं देखता हूं उसमें क्या है, तो आपकी जो अप्रोच है ना, वो आप अप्रोच उसमें देखिए क्या है आपकी, और क्या क्या अप्रोचेज हो सकती है मैं बताता हूं आपको। देखो कोई भी चैप्टर है, सपोज कीजिए आपका साइंस का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ये आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस, ये आपका चैप्टर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने बताया पहले कि इसकी थोरो रीडिंग, ठीक है। अब रीडिंग करने से पहले, ये तो मैं स्टेज बता रहा हूँ, रीडिंग करने से पहले मैं बता रहा हूँ, आप अपनी बुक उठाइए एंड यू अलग से एक कॉपी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, अपना पेन उठा लीजिए, आप चैप्टर का जो पेज है वो टाइटल डालिए ऐसे, ठीक है। अब फिर आप देखिए इसमें आगे क्या क्या है, इसमें जो हेडिंग्स हैं, तो सारी हेडिंग्स जो है चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट वाइज जो हेडिंग्स आती रहती हैं, आप उन सबको नोट करते चलो उसमें, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद में फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या क्या आती है, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, एंडोथर्मिक वगैरह, जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जितने भी वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वो आप सब लिख लीजिए ऐसे। फिर क्या पूरे चैप्टर का एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा ऐसे एक छोटे से पेज में, छोटे से इसमें। तो प्रिपेयर ड्राफ्ट, प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ द होल चैप्टर, जिसको आप ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, होल चैप्टर, जिसको वो क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट। तो आप पूरे चैप्टर का ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, चाहे वो आपको ब्लूप्रिंट तैयार करके ना, अब उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया, उसमें मान लो कुछ वर्ड्स हैं आपको नहीं आ रहे हैं, वर्ब है या नाउन है, कोई किसी केमिकल का इसमें नेम है, या कुछ किसी सिंबल है किसी केमिकल का, या किसी एलिमेंट का, किसी सब्सटेंस का कोई सिंबल है, तो आप उसको जो है आराम से उसको कंसल्ट कीजिए डिक्शनरी से, या गूगल पे आप कीजिए, आप उसको लिख लो वहीं पे। मतलब जो हेडिंग्स है चैप्टर की, वो आपकी क्लियरली हेडिंग्स का मतलब मोटा जो रफली जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट मीनिंग आपको उसका पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर आप रीडिंग शुरू कीजिए। रीडिंग में किन चीजों को ध्यान रखना है, कोई वर्ड आता है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मीनिंग क्या है, वो जो वर्ड है, वर्ब है, नाउन है, इस सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप देखिए आपकी जो रीडिंग है और जो लर्निंग है कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ, जो पॉजिटिवली यस आई हैव टू डू इट, आपको एम सेट करना होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 90% मार्क्स से कम नहीं लाना है। इस हिसाब से आप अभी कर लीजिए, ये वाला टारगेट आपका पूरा भी हो जाएगा, ठीक है। वो जो अपने जो टारगेट उसको थोड़ा हाई रखिए, और ये सोच लीजिए आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, और मेहनत ऐसी नहीं है कि जहां आपको रोज मतलब करने में काफी दिक्कत हो, कठिनाई नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। आप जो आपकी जो अप्रोच जो मैंने बताया, जो अप्रोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए बस। आपने एक ट्रायल किया भाई, इस तरह से मैं इसको देख रहा हूँ, उसमें लग रहा आप दूसरा सोचिए, इसको मैं दूसरी तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तीसरा अप्रोच आप सोचिए,
आप इस तरह से आपको जो है हारना नहीं, करते रहना है, और आपके ऐसी मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, इन बेटर वे, इन शाइनिंग वे, यू विल बी शाइनिंग। ओके, तो इस तरह से हमें हमारा माइंडसेट के साथ, हर चैप्टर के साथ हमें चलना है। और जो टीचर हो या और आपके पेरेंट्स कहते हो या फिर और कोई कहता हो काफी टफ है, वो टफ में आप उसको ये समझिए कि वो कोई इसको टफ बता रहा है ना, तो उसको काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है उस चैप्टर को समझना। तो आप ये समझिए, यस काफी इंटरेस्टिंग, काफी जॉयफुल जर्नी होती है लर्निंग की। वो कोई टफ बता रहा है, इट मींस कोई उसको टफ बता रहा है। मोस्ट ऑफ लोग 90% लोग टफ वर्ड यूज करते, बहुत टफ है, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि यार मैंने इसको ट्राई नहीं किया, यार मैंने सुना था या फिर मैंने ट्राई करके छोड़ दिया था, मैंने आगे किया नहीं इसको, मैंने आई हैव अबॉर्टेड माय ट्रायल्स इन दिस रिगार्ड, सो आई कैंट से वेदर इट इज टफ और व्हाट। तो उनको इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, वो ये कहेंगे यार कोई टफ बताते हैं, टफ नहीं, आप इसको करो। तो टफ का मतलब है कि बहुत सारे लोग इसको टफ कहते हैं, ये उनको नहीं आता, लेकिन आपको आ जाएगा। 10 लोगों में, 50 लोगों में, 100 लोगों में आप ऐसे होंगे जिसको वो चीज आती है, ठीक है। तो आप 100 से अलग हो गए, 1000 से 10,000 1 लाख लोगों से अलग हो गए। आपको चीज आती है जो आपके सिलेबस में है, वो आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, कैरियर बिल्डिंग में वो काफी बहुत अहमियत वो चीज रखती है, ठीक है। तो कोई भी टफ नहीं है इसमें, बहुत ही हर चीज को आप इस तरह से वर्कआउट करेंगे। इस तरह से वर्कआउट करेंगे, रीडिंग करते हैं, रीडिंग से पहले आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद में जो भी उसमें जो की टर्म्स हैं, की वर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको आप पहले कंसल्ट कर लेते हैं गूगल से या कहीं से पूछ के, किसी से, टीचर से, पेरेंट्स से। उसके बाद आप रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने का तरीका ये आपको बता दिया मैंने, ये आपकी बेसिक चीजें। इसके बाद में आप देखिए आपको हर चीज आसान लगने लगेगी। और अब हम जो है आज हम जो है जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम साइंस शुरू कर रहे हैं, साइंस के चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। इसके लिए मैंने खुद ने नोट्स इसी ग्राउंड को लेते हुए मैंने नोट्स बनाए हैं, खुद ने अपने हाथ से मैंने नोट्स बनाए हैं, जो सारी कॉन्सेप्ट उसमें है, सारे इक्वेशंस के जो भी इंपॉर्टेंट जो लास्ट एग्जाम्स में आए हैं वो भी मैंने उनमें इंक्लूड किया है। और जो आपकी जो बुकलेट में जो क्वेश्चंस हैं साइंस के, वो भी मैंने उसमें इंक्लूड किया है, नोट्सों में मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप ऑब्वियसली दिस 10th क्लास, यू आर appearing the CBSE board exam for the 10th class, okay। 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम लिखेंगे। जो साइंस है आपने देखा होगा, जो ये साइंस से 10th में आने से पहले आप 9th में थे, तो 9th में जो कुछ इससे ही रिलेटेड वहां भी चैप्टर्स है जहां इनके सिंबल्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो बेसिक जो सिंबल्स है किसके, एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के, सब्सटेंसेस के या मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो बेसिक है वो सबसे पहले हम दोनों को एक बार फिर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 9th में एक आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो भी हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो है चैप्टर 1 है उसको हम जो है अटेम्प्ट उसको ट्राई उसको करेंगे, ठीक है, ओके।